मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, मतलब जूलॉजी का जो 5th सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं भाई। समझ में आ गया? साथ के साथ आपको जो नोट्स कहां पर मिलेंगे फ्री में वो भी बताऊंगा। तो एक कंप्लीट आपके सामने वीडियो होने वाला है, इसको अच्छे से देखना है। साथ के साथ आप सभी विद्यार्थियों को एक टारगेट देना चाहता हूं भाई। अपन ने एक टारगेट ले रखा है, 25,000 सब्सक्राइबर अपने को पूरे करने हैं 31 तारीख से पहले पहले, मतलब 31 तारीख से पहले पहले अपने को 25,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको अचीव करना है और अपन सब मिलकर अपन इस टारगेट को अचीव करेंगे। समझ में आ गया? बस। और कैसे अचीव होगा, ये मेरा चैनल नहीं, आप सब विद्यार्थी जो एक एक वीडियो देख रहा है उसका चैनल है। आपको खुद को भी चैनल को सब्सक्राइब कराना है और अपने दोस्तों से भी मिलकर चैनल को सब्सक्राइब करवा देना है। जैसे एग्जाम देने जाते हो 5-10 बच्चों से आप बातचीत तो करते हो, तब उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। साथ के साथ कोने में जो आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो जो आपके सामने ये जितने भी पर्सन बताऊंगा इन सब के नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे। देखो कहां पर मिलेंगे, एक बार बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जैसे टेलीग्राम के लिंक पे आप क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने नीचे की तरफ फाइल वाला सेक्शन बना हुआ है। कौन सा सेक्शन है? फाइल वाला सेक्शन है। इस पे क्लिक करोगे तब आपको कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन है, कौन सा सर्च वाला ऑप्शन है, यहां पर सर्च करना है जूलॉजी। सर्च क्या? जूलॉजी। यहां पर आपके सामने जूलॉजी बीएससी 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ है। इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स हैं, हिंदी मीडियम के भी नोट्स हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी है और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी है। सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको नहीं मिलते हैं, काफी बच्चों का सवाल आता है सर हमें नोट्स नहीं मिले, तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला है, इस पे मैसेज कर देना, मैं आपको खुद डालकर दे दूंगा। समझ में आ गया? चलिए भाई बच्चों, अब आपके सामने क्लास को शुरू करते हैं। आप क्लास को शुरू करने से पहले एक बार एग्जाम पैटर्न बता देता हूं भाई। अब आपके मेजर पेपर है ना, देखो 5th सेमेस्टर में माइनर पेपर तो कोई होते नहीं, सारे मेजर पेपर ही होते हैं। तो ये मेजर पेपर की आपकी क्लास होगी, पेपर होने वाला जूलॉजी का, इसको पास करना अनिवार्य है। पेपर के क्रमांकों की बात करें तो 100 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। 40 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए। कितने अंक चाहिए भाई आपको पास होने के लिए? 40 अंक चाहिए। 100 नंबर का कुल पेपर होगा। समझ में आ गया? अभी से इस चीज को याद कर लो, 100 नंबर का पेपर है और 40 अंक आपको इसमें पास होने के लिए चाहिए। पेपर की अगर सेक्शन वाइज बात करूं तो सबसे पहले आपका पेपर में आज देखने को मिलता है पार्ट ए, सेक्शन ए, जिसके अंदर आपके सामने कुल कितने प्रश्न आते हैं भाई? 10 प्रश्न आते हैं, जिसको अति लघुतरात्मक प्रश्नों के नाम से भी जाना जाता है। 10 के 10 प्रश्न है अति लघुतरात्मक। 100 टाइप प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको कोई क्या तो कोई ये सिद्धांत पूछ लेगा, कोई चित्र बनवा लेगा आपसे, या कोई छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आपको सॉल्यूशन कितने पे करना पड़ता है? 1 से 2 लाइन में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने लाइन में? 1 से 2 लाइनों में आपको इन सभी का सॉल्यूशन बनाना होता है। समझ में आ गया? फिर अगले टाइप के क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? अति जो लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न प्रत्येक यूनिट के हिसाब से, जो पर यूनिट के हिसाब से आपके सामने 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? उसमें से कोई एक प्रश्न करना होता है। यूनिट सेकंड में भी 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, उनमें से एक करना होता है। तो इस हिसाब से आपको कुल 4 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 10 नंबर का आता है और आपके सामने कुल अंक बार कितने हो गए भाई? 40 नंबर का आपके सामने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो आगे बता दूंगा मैं आपको। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, इन प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन लगभग 150 शब्दों में, 150 शब्दों में बनाना होता है। 150 शब्दों का अर्थ है आगे वाला एक पेज और दूसरे वाला जो पेज होता है उसका आधा भर दो, मतलब 1.5 पेज आपको कुल भर के आना होता है आपके सामने, तब 150 शब्दों की शब्द सीमा वो खत्म होती है। फिर आपके सामने अगले वाले प्रश्न आते हैं, वो आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कौन से? निबंधात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न आएंगे भाई? निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। और निबंधात्मक प्रश्न आपको 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न आता है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4, चारों के चारों यूनिट से आपके सामने देखने को मिलते हैं। उसमें से कोई 2 प्रश्न कर लेना और प्रत्येक प्रश्न आपका कितने नंबर का? 20 नंबर का। तो इस हिसाब से 40 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 16 आपके सामने 100 नंबर का हो गया और प्रत्येक
शब्द सीमा की बात करें तो 250 शब्दों की शब्द सीमा देखने को मिलती है, 250 शब्दों की शब्द सीमा या 300 शब्दों की शब्द सीमा मैक्सिमम देखने को मिलती है, जिसमें आपके सामने 2.5 पेज भरना है। मतलब एक आगे पीछे का एक भर देना, दूसरा आगे पीछे का तीसरा आधा भर देना, इस हिसाब से 2.5 पेज आपको भरने होते हैं। ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिलता है। यूनिट फर्स्ट की बात करें, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे भाई, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बताऊंगा। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोल स्ट्रक्चर से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। कौन से? हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोल स्ट्रक्चर से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहले प्रश्न की बात करें आपके सामने, डिस्कस द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटोन वन लेवेक, लुइस पास्चर एंड एडवर्ड जेनर्स एंड रोबोट कोच। मतलब आपको सूक्ष्म जीवी के विकास में जो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो वैज्ञानिक है उनका क्या योगदान रहा, जिसमें एंटनी वॉन वोल्हुक का क्या योगदान था, लुइस पास्चर का क्या योगदान था, एडवर्ड जेनर का, और आपके सामने रोबोट कोच का क्या योगदान था। तो सब के सब साइंटिस्ट हैं भाई। अगर ये प्रश्न निबंधात्मक में आएगा ना तब तो सारा का सारा आएगा। लघुतरात्मक मतलब एकदम अति लघुतरात्मक में आएगा तो सीधा सीधा पूछा जाएगा सूक्ष्म जीवी विज्ञान में के विकास में लुइस पास्चर का क्या योगदान था, ये बताइए। और अगर आपके सामने 100 टाइप में आएगा तो आपके सामने लुइस पास्चर का नाम आ जाएगा, एडवर्ड जेनर का जाएगा। इस हिसाब से आपके सामने देखने को मिलते हैं निबंधात्मक, लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न। चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने। डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। मतलब आपको क्या डिस्क्राइब करना है? डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। मतलब जीवाणु और विषाणु की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विशेषणों का वर्णन कीजिए। मतलब आपको क्या करना है? बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शंस बताना है बैक्टीरिया और वायरस के। जीवाणु और विषाणु की मूल संरचनात्मक व क्रियात्मक विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई आपके सामने। निबंधात्मक में सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेगा, और लघुतरात्मक में आएगा तब जीवाणु की मूल संरचना से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपके सामने जीवाणु वाला प्रश्न सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अच्छे से इस प्रश्न को आपको करके जाना है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल विद द स्पेशल रेफरेंस टू द सेल वॉल, कैप्सूल, फेगुला एंड ग्रोथ फेज। आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को। किसको एक्सप्लेन करना भाई? बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। साथ के साथ उसमें क्या बताना है? सेल वॉल क्या होती है, कैप्सूल फेगुला क्या होता है, और ग्रोथ फेज क्या होता है, उसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। समझ में आ गया कि बैक्टीरियल सेल होती है, उसके सापेक्ष में आपको सेल वॉल के बारे में बताना है, कैप्सूल फेगुला के बारे में बताना है, और ग्रोथ फेज के बारे में बताना है। जीवाणु कोशिका की संरचना में कोशिकी भित्ति, कैप्सूल फेगुला तथा अवर्धी अवस्थाओं के संदर्भ में समझाइए। तो जीवाणु कोशिका की संरचना में कोशिका भित्ति क्या होती है, कैप्सूल क्या होता है, फेगुला अवर्धी अवस्थाएं क्या होती है, उसके बारे में बताना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। कैसा प्रश्न है? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अच्छे से इस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को करके चले जाना आपको। समझ में आ गया? चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें। इसमें जो इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक से संबंधित प्रश्न आते हैं। कौन सा आता है? इम्यूनोलॉजी का माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्नों की बात करें, डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफरेंट इम्यून सेल्स। मतलब आपको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है कौन कौन से जो कंपोनेंट होते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर, उसके बारे में बताना है। साथ के साथ एक्सप्लेन करना है किसका? रोल ऑफ डिफरेंट इम्यून सेल्स। तो अलग अलग प्रकार की जो इम्यून सेल्स होती हैं उनका क्या रोल होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई कि जब कोई भी रोग आप पे आक्रमण करता है ना, तो इम्यून सेल्स प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो आपको कैसे बचाता है। खांसी जुकाम होगी थारे तो अब तन के हिसाब से जो सारो शरीर है वो रिएक्ट करे कि थारे आगे खांसी जुकाम जाए की जो समस्या ही बीमारी ही उनसे बचो। तो प्रतिरक्षा तंत्र के घटकों का वर्णन करना है तथा विभिन्न प्रतिरक्षा कोशिकाओं की भूमिका के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। एग्जाम में ये प्रश्न जो का त्यो उठ कर आएगा, आप अच्छे से इस प्रश्न को तैयार करके जाना है। समझ में आ गया? इम्यून सिस्टम वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में जो का त्यो दिखाई देगा भाई। आपको अच्छे से कर लेना इस प्रश्न को। अगले वाला प्रश्न है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स। तो आपको एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर्स किसका? इम्यूनोग्लोबिन्स का, जिसमें आईजी,
IgM, IgA, IgD और IgK आपके सामने जो इम्यूनोग्लोबिन जो आपके सामने संरचनाएं होती हैं उससे संबंधित आपको बताना है। क्या होता है इम्यूनोग्लोबिन? समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अगले वाले प्रश्न के पास बढ़ते हैं। डिस्कस इलाइसा हैज एन ए इम्यूनोग्लोबिन टेक्निक मेंशन इट्स एप्लीकेशंस। मतलब जो इलाइसा टेक्निक है, ELISA, इलाइसा तकनीक का वर्णन करना है। क्या होती है आपके सामने इलाइसा तकनीक? समझ में आ गया? इलाइसा तकनीक का वर्णन करना है तथा इसके उपयोगों का उल्लेख करना है। किस तरीके से जो आपके सामने इलाइसा तकनीक है वो काम करती है तथा इसके उपयोग का आप किस तरीके से इस तकनीक का उपयोग कर सकते हो उसके बारे में उल्लेखित करना है। पढ़ लेना भाई अच्छे से, ये ना एग्जाम में जो का त्यो आएगी ये तकनीक, ठीक से? फिर मुंह देखोगा कदे इन देखो करके दिन न देखोगा, ढंग तक पढ़ लियो या इलाइसा तकनीक या थारकन होगी चाल की। चलिए भाई यूनिट फर्स्ट सेकंड को पढ़ लिया है अपन ने, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लिया। यूनिट थर्ड की बात करें, अप्लाइड जो माइक्रोबायोलॉजिकल एंड एनिमल टेक्नोलॉजी से संबंधित बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित पर्सन है। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजिकल और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित पर्सन है। इसमें कैसे कैसे पर्सन आते हैं? डिस्क्राइब द यूज ऑफ माइक्रोब्स इन द फर्मेंटेड फूड सच एज कर्ड, चीज, वाइन एंड बियर। मतलब आपको क्या बताना है? डिस्क्राइब करना है माइक्रोब्स को है वो फर्मेंटेड कैसे करते हैं फूड को, जैसे कि कर्ड को, चीज को, वाइन को और बियर को। मैं बताऊं क्यों है। दही, पनीर, वाइन और बियर में कणित खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के उपाय के बारे में बताइए। दही में अगर थे कदे भी ना के देखोगा जो भी प्रोसेस होती ना जिसमें फर्मेंटेड होता है कोई भी वस्तु, तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवी हैं या माइक्रोब्स हैं वो हमेशा देखने को मिलते हैं। दही में अगर थे लगा के देखोगा ना जो माइक्रोस्कोप है तो छोटा छोटा जीव दिखाई देगा था। वह क्या काम करी, वह छोटा छोटा जीव ही वह जो दूध होना वो के अंदर छाछ डाली या फिर नींबू डालियो उन फाड़ के आपके सामने दही बनाने को जो काम करी ना बस सारा माइक्रोब्स ही करी। समझ में आ गया आपको? तो चाहे आप दही को पियो, चाहे पनीर को खाओ, चाहे वाइन पियो, चाहे बियर पियो, सबका अंदर जो फर्मेंटेड होती है जो भी चीजें एक तरीके से सड़ने से बनती है सारी की सारी चीजें। मैं कहते गुरुजी दही कौन सा सड़े, अरे सड़न को अर्थ ये गन्नू कुन्यू है, मतलब ये प्रोसेस क्या थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। इसमें कोई भी चीज है ना वो अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अंदर जाती है। समझ में आ गया? तो उसको क्या होता है उसमें कैसे जो कौन से जो माइक्रोब्स होते हैं उनका क्या यूज होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए भाई 8 नंबर प्रश्न की बात करें, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वैक्सीन एंड देयर रोल इन डिजीज प्रिवेंशन। टीकों के प्रकारों के बारे में बताइए। टीका लगा जाए थे कोई भी बीमार हो जाओ डॉक्टर जब दे था टीको लगा दे, तो टीका कितना प्रकार होगा यही इका बारे में बताना है। और रोग के निवारण में मतलब कोई भी रोग ने हटाने में उनकी क्या भूमिका है, टीका की रोग ने हटाने में क्या भूमिका है उसका बारे में थाने विस्तार से बताना है। समझ में आ गई? तो टीकों के कितने प्रकार होते हैं ये वाला अच्छे से देखकर चले जाना भाई। टाइप ऑफ वैक्सीन कितनी होती है, मेरे जो नोट्स हैं उसमें सारे प्रश्नों के मैंने सॉल्यूशंस करवा रखे हैं और इनका क्या रोल होता है डिजीज प्रिवेंशन के अंदर, रोगों के निवारण में आपके सामने इनका क्या रोल होता है इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाला प्रश्न है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मतलब क्या बताना भाई, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की अवधारणा के बारे में बताइए। तो क्या होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है कि भाई ये मोनोक्लोनल जो आपके सामने एंटीबॉडी क्या होती है इसकी अवधारणा के बारे में बताना आपको। इसका निर्माण कैसे होता है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है इनका निर्माण कैसे होता है और इसका उपयोग कहां और कैसे किया जाता है इसके बारे में भी आपको बताना है। समझ में आ गया? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं उसकी अवधारणा के बारे में बताओ, उनके निर्माण एवं उपयोग के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। चलिए भाई यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी टूल्स एंड एप्लीकेशन से संबंधित प्रश्न है। क्या प्रश्न है? एक्सप्लेन द रिकॉम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी। आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है रिकॉम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। क्या होती है रिकॉम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। एंड इट्स एप्लीकेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी, और इन सारी चीजों की बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। मतलब जो ये आपकी जितनी भी जो रिकमेंडेड जो रिकम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसका क्या क्या उपयोग होता है। पुनः
संयोजित डीएनए तकनीक को समझाइए। तो पुनः संयोजित डीएनए तकनीक क्या होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, तथा जैव प्रौद्योगिकी होती है, जो जैव टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जिसको अपन बोलते हैं, उसमें इसका क्या प्रयोग होता है। तो पुनः संयोजित डीएनए तकनीक को बताना है तथा जैव प्रौद्योगिकी में इसका क्या उपयोग होता है इसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। एग्जाम में आपको ये पर्सन देखने को मिलेगा। रिकंबाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है और इसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं। अगले वाला प्रश्न है, डिस्क्राइब वेक्टर यूज इन बायोटेक्नोलॉजी सच एज द प्लाज्मिड्स, बैक्टीरिया, फैग्स एंड वीआईसीज। मतलब क्या प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त वेक्टर जो प्लाज्मिड्स और बैक्टीरिया, फेज एवं वाईएससी का वर्णन कीजिए। तो जैव प्रौद्योगिकी के अंदर आपके सामने क्या होता है, वेक्टर, प्लाज्मिड्स, साथ के साथ बैक्टीरिया फेज क्या होता है और वीआईसी का क्या होता है उसके बारे में वर्णन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। आपके सामने जो वेक्टर को यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाले पर्सन की बात करें, डिस्कस द ट्रांसजेनेसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनेसिस एनिमल्स विद एप्लीकेशंस। मतलब आपको क्या बताना है, ट्रांसजेनेसिस की प्रक्रिया के बारे में बताना है तथा ट्रांसजेनेसिस पशुओं के निर्माण तथा उनके उपयोग पर चर्चा करनी है। क्या होता है ट्रांसजेनेसिस, समझ में आ गया आपको। ट्रांसजेनेसिस के बारे में बताना है, क्या होता है ट्रांसजेनेसिस, और आपको प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनेसिस एनिमल्स के बारे में बताना और उनके एप्लीकेशंस के बारे में बताना है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, आपको अच्छे से करके जाना था। ये जितने भी प्रश्न बताए ना ढंग से पढ़ लियो, हंस से संबंधित प्रश्न देखने मिलेंगे, साथ के साथ एक पूरी क्लास भी डाल दूंगा। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना।